एक बार मेरे साथ जुड़िए तो सही, आपको अपने मुकाम तक हम पहुंचा देंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हो जाइए तैयार और चलिए मेरे साथ। सबसे पहले वैसे ही जैसे पहले भी पढ़ते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, यानी कि जो पीछे चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। आओ याद करें सही और गलत। ये जो क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम जो है, आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, यहीं पे रहेगा रखा हुआ। आप वहां से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके जुड़ जाइए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। आज से इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा, प्रॉमिस। चलिए ये क्वेश्चन है। चलिए, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? इसको आपको 50 शब्दों में लिखना है, लिख के मुझे दिखाइएगा। आज के शासक के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव में किस तरीके से भिन्न था, इसके बारे में समझाना है। इसको भी 50 शब्दों में लिखना है। क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीन जनपद थे? अगर हां तो उनके नाम लिखो, और अगर नहीं है तो अपने राज्य के सबसे नजदीक पड़ने वाले जो जनपद है उसके बारे में देखना। तो दोस्तों ये तो तय हो गया है कि आज जो क्वेश्चन चलेगा और आज जो चैप्टर चलेगा जिसमें हम लोग समझेंगे जनपद को, समझेंगे क्या है जनपद, और उसमें भी 16 महाजनपद और उसके अंदर भी मगध जनपद। आज मजा आने वाला है। चलिए आज के चैप्टर में हम लोग लौट के चलते हैं। चुनाव का दिन, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जैसी से बातें बताएंगे। जब शंकरन उठा तो उसे देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। सुबह उठते ही देखा नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वो चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उनके नाना जी ने उन्हें जल्दी से समझाने की कोशिश किया और कहा, आज हम अपने शासकों को चुनाव करने जा रहे हैं कि हमारा शासक कौन बनेगा। इसके लिए चुनाव है और इसके लिए खुशी भी है। कुछ लोग शासक कैसे बने, आइए थोड़ा समझते हैं। कुछ लोग शासक बने कैसे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। आइए एक सेकंड रुक जाइए। चलिए आइए समझते हैं कुछ लोग शासक कैसे बने, और बड़ी गहराई से समझाते हैं आपको ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे थे। मतदान देते थे और मतदान में जिस शासक के पास में ज्यादा मत होता था वही हमारा राजा बनता था। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, थोड़ा सा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। आप भी लगाइए। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है, हमने बताया भी है। कुछ राजा संभवतः जन यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते थे, परंतु अगर करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आज से 3000 साल पहले चले जाइए, बैक जाइए, उसमें जो राजा बनते थे उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजन करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यज्ञ होता था और इस यज्ञ का नाम होता था अश्वमेध यज्ञ। एक ऐसा ही आयोजन होता था जिसमें एक राजा, अगर सिंपल एक लाइन में आपको समझाए तो एक राजा अपने घोड़ा को छोड़ देता था और वो घोड़ा जितना दूर तक का सफर तय करता था उतना पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उस राजा का हुआ करता था। अगर किसी दूसरे क्षेत्र में गया और उस राजा ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो इसका मतलब है कि वो क्षेत्र जो है उस राजा के पास में है, और जिस राजा ने जिस घोड़े को छोड़ा है उसका उससे साथ में युद्ध होगा। अगर उस युद्ध में जो राजा विजय होगा उसी का आगे का क्षेत्र होगा। इसी को कहा जाता था अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। क्लियर हो गया? आइए समझते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली होता था। इसके बाद राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। उसके बाद राजा यज्ञ में बैठते थे, उन्हें निमंत्रण दिया जाता था और यह यज्ञ जो होता था विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता। पुरोहित मतलब विद्वान पंडित जो होते थे, जो ज्ञानी होते थे, उनके द्वारा किया जाता था। और इसके लिए इन्हें उपहार में सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे, और जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था और जो दूसरे क्षेत्र के राजा उस अश्वमेध यज्ञ में आते थे वो राजा का सम्मान करने के लिए, सम्मान देने के लिए जो है गिफ्ट लेके आते थे, उपहार लेके आते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था।
उसे राज सिंहासन या फिर बाघ का खाल के रूप में एक विशेष आसन बैठाया जाता था। जैसे जंगल का राजा बाघ होता है, वैसे बाघ का ही खाल के टाइप का बना दिया जाता था, जिसपे राजा जाके क्या करता था, बैठता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा की सगी संबंधी, खास करके उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखने भर का था। समझिएगा ध्यान से, यह चीज आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव करके साथ साथ में अन्य अनुष्ठान करते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे और उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। विष कहें अथवा वैश्य कहें, ये जो है समाज के चौथे स्तंभ होते थे। पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, जो सबसे नीचे होते थे। तो इन्हें जो है शूद्र की ही श्रेणी में रखा जाता था और इनको सम्मान नहीं दिया जाता था। यह यज्ञ में उपस्थित होने वाले एक सूची बनाइए। आइए थोड़ा सा वर्ण को देख लेते हैं, क्या है वर्ण, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाए। इस समय उत्तर भारत में खास करके गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ जो है लिखे गए। ऋग्वेद के बाद रचना होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। ऋग्वेद के बाद यानी ऋग्वेद आता है और ऋग्वेद के बाद जो होता है उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ जो है इसमें शामिल है। पुरोहितों के द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है कि वहां समाज किस तरीके से चलता था। उस समय समाज के कई समूह थे, जिसमें पुरोहित थे, योद्धा थे, कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, श्रमिक थे, मछली पकड़ने वाले थे तथा जंगल में रहने वाले लोग इसमें शामिल थे। जहां तक पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकार करने वाले, भोज संग्राहक निर्धन थे। ये सब लोग जो थे वो गरीब तबके के लोग थे। पुरोहितों ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया। जो पुरोहित थे, जो पढ़े लिखे थे, जो पंडित थे, जो विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, लोगों को चार भागों में विभाजित किया, जिन्हें कहा गया वर्ण। और आगे चल के वर्ण व्यवस्था भी आप जानते होंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एकदम आंख लगा के, आपसे हाथ जोड़ के विनती मैं कर रहा हूं कि जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस दुनिया में आपके सिवा और मेरे सिवा कोई भी नहीं आना चाहिए। कोई आपको बुलाने नहीं आए। आप 12 बजे रात में सुनो, 2 बजे रात में सुनो, 3 बजे रात में सुनो, लेकिन जब सुनो तो इसको शुरू से लेके अंत तक सुनो। यकीन मानो आपका प्रीलिम्स मैं रुकने नहीं दूंगा, प्रॉमिस। बाकी आपकी इच्छा। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित करते थे। जो वर्ण होते थे अलग अलग कार्य निर्धारित करते थे। पहला वर्ण जो है ब्राह्मणों का था। उनका काम क्या था, वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान जो होता शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। इनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान जो था, जिसको कहते हैं विष या फिर वैश्य, इसमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। जो खेती करने वाले होते थे, जो पशुपालन करने वाले होते थे, पशु रखते थे, पालते थे, और जो व्यापार करने वाले होते थे, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय, वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को था। वर्णों में अंतिम स्थान पे शूद्रों का था। इनका काम था अन्य 3 वर्णों का सेवा करना। जो 3 वर्ग हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, इन तीनों की सेवा करना ही शूद्रों का काम था। क्लियर? इन्हें कई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। किसी भी यज्ञ का अनुष्ठान करने में नहीं है। प्रायः औरतें को भी शूद्र के समान माना जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेद का अध्ययन का अधिकार नहीं था उस टाइम में। अगर मान लीजिए मैं ब्राह्मण हूं या क्षत्रिय हूं और जिससे मेरी शादी हुई है, वो जो लड़की आएगी हमारे घर में, वो भी क्या कहलाएगी, शूद्र कहलाएगी, ब्राह्मण नहीं कहलाएगी उस टाइम में। क्योंकि जो शूद्र होते थे और महिलाएं जो होती थी, इनको शूद्र में ही रखा जाता और दोनों को वेद का अध्ययन का अधिकार नहीं दिया जाता। एक बार क्या, हजारों बार क्वेश्चन पूछा। और इस पॉइंट को आप, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना लीजिए आप। पेन, पेपर, डायरी और
मेप तीनों सामने है ना आपके, जिस समय आप मुझे सुन रहे हैं, ये रहेगा तो मजा आएगा आपको मेरे साथ चलने में। आइए, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। सब कोई जो है जन्म के आधार पर होता। उदाहरण के तौर पे ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होता था। बाद में लोगों ने अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजक संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें लोगों भी आते थे जो शवों को दफनाने जलाने का काम करते थे। इन लोगों का संपर्क जो होता था वो क्या होता था, अपवित्र माना जाता था। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ ऐसे लोग थे जो ब्राह्मणों ने ये वर्ण व्यवस्था जो दिया, इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ ऐसे राजा जो थे वो पुरोहित से भी अपने आप को विद्वान मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे कि नहीं जन्म है, अगर मैं ब्राह्मण हूं और हमारा बेटा सबसे बड़ा जाहिल गवार अनपढ़ है तो उसको ब्राह्मण होने का अधिकार नहीं है, फिर उसको शूद्र में ले जाओ। तो इस तरीके से इनका निधान को सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो है व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच मतभेद जो हो रहा था, भेदभाव जो हो रहा था, उचित नहीं समझते थे कि व्यवसाय के आधार पर होगा और यह भी एक वर्ण ही कर सकता है। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो, सब लोग अनुष्ठान करें और यह अधिकार सबको। कई लोग जो है छुआछूत को आलोचना की। कई लोग ऐसा थे जो छुआछूत को बुरा कहा, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ महाद्वीपियों में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में, जैसे कई इलाके में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत कम थी। अगर पूर्वोत्तर उस समय में जाकर देखते तो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जो है बहुत निम्न स्तर पे थी, छोटे स्तर पे थी। यहां पुरोहितों का भी प्रभाव बहुत अधिक सीमित था। क्लियर हो गया? आइए, अब यहां पे क्वेश्चन है, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? प्लीज एक इसको आप बना के लाइए और ये जो है 150 शब्दों में लिख के मुझे दिखाइए। मुझे जब बड़ी खुशी होगी आपकी कॉपी चेक करने में। और टेलीग्राम पे मुझे सेंड कर दीजिए, मैं चेक कर दूंगा, प्रॉमिस। इसका बना के मुझे एक्स्ट्रा दीजिए, तुम्हें अच्छा लगेगा मुझे, तो मुझे पता चलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप ध्यान से सुनते हैं कि नहीं। आइए जनपद को देखते हैं। क्या है जनपद? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा मानने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने का जगह को ही जनपद कहा गया। जहां पे लोग बसे, रचे, निवास किए, रहे, सारी व्यवस्था एक जगह इकट्ठा किए, उसी को कहा गया जनपद। कुछ महत्वपूर्ण जनपद के मानचित्र 4 में पृष्ठ 49 पे दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इस जनपद की कई बस्तियों की खुदाई भी किया। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेरा एक प्रमुख है। खुदाई में पता चला कि कुछ लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसे फसल को क्या करते थे? उगाते थे। क्या इस सूची में किसी ऐसे फसल का नाम मिला है जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? बताइए आप। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। क्लियर है? इनमें कुछ घूसर तथा कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित घूसर पात्र कहा जाता है। ये मैप देखिए, ये पिक्चर को देखिए, जाना था जैसा कि ये नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों की चित्रकारी की गई है और आमतौर पर सरल रेखा में ज्यामितीय आकृति के रूप में। देखिए इस तरीके से ना सर्किल बना हुआ है, ये ज्यामितीय आकृति बना हुआ है। क्लियर? आप समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। आइए अब थोड़ा सा देखते हैं महाजनपद। करीब 250 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। 250 साल, आज से 250 साल पीछे भाग जाइए सीधे। वहां उन्हें जो है उस टाइम में उन्हें क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाने लगा। चित्र 4 में कुछ महाजनपद को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपद की राजधानी जो है एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात कई जो है चारों ओर लकड़ियों, ईंट, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा दिया जाता था। ऐसा लगता था लोग अन्य राजाओं के आगमन के डर से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे। जाहिर सी बात है, घेरा तो उसी के लिए होता है। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंचे, प्रभावशाली दीवार खड़ा कर देते थे। आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये जो है जनपद है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। महत्वपूर्ण
जनपद, महाजनपद और नगर उस समय का है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा मैच कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत मेरे साथ कीजिए, आप भी थोड़ा सा कीजिए तो मजा आएगा। और थोड़ा सा देखिए कि अभी इंडिया में कहां कहां है। चलिए आइए, और शक्ति प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह किले के अंदर रहने वाले लोग और उनके क्षेत्र पर नियंत्रण रखने में सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। लाखों की संख्या में ईंट पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चे इसके लिए अथक परिश्रम किए होंगे। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता भी पड़ती होगी, तब जाके ऊंची ऊंची दीवार चारों तरफ से किलेबंदी की जाती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के रूप में होता था, और सिक्के के बारे में अध्याय 8 में हम लोग गहराई से मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। अब जो है पहले तो किलेबंदी कर दिया गया, अब राजा जो है सेना भी रखना शुरू कर दिया। सेना रखने का सीधा सा एक ही उद्देश्य था कि कभी लड़ाई झगड़ा ना हो, बाहर के लोग आके हमला ना करें, इसका ख्याल रखा जा सके, है ना। आइए देखिए, कौशांबी कला का दीवार, यह चित्र जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास से मिली है। ईंट की दीवारें के अवशेष हैं। इसके भाग का निर्माण संभवतः 250 साल पहले चल रहा है। जरा सा देखिए ताकि मजा आ जाए, आपको लगे उस समय किस तरीके से बनाया जाता है। ये दीवार जो आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है ना आपको दीवार, देखिए ये दीवार जो है किस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि किला के रूप में कोई अटैक ना कर सके। कड़, महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधन की आवश्यकता होती थी और इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता भी होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब ये डिपेंडेंट उस पे नहीं हो गए कि कौन कौन से लोग जो है उपहार लेके आ रहे हैं, उस पे निर्भर अब नहीं रहे, बल्कि अब नियमित रूप से ये कर वसूलने लग गए। क्योंकि इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी किलेबंदी, तो संसाधन की तो जरूरत होगी और उस संसाधन के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, और इस पैसों की पूर्ति करने के लिए आपको कर लगाना ही पड़ेगा, वसूलना ही पड़ेगा। फसलों पे लगाए गए, ध्यान से सुनिएगा, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग जो थे वो क्या थे, कृषक थे। उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। हालांकि आज और अभी ही एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक का सारा पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे और इसका भी पीडीएफ देते चले जाएंगे, और ये सारा का सारा जो है आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ध्यान रखिएगा, और कहीं नहीं मिलेगा। आइए, भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। कारीगर जो होते थे काम करने में, उनको भी कर लगाया जाता था, और वो जो अपना कर होता था काम करके चुकाते थे, काम करते थे। काम के बदले में जो उन्हें पैसा मिलता था, उसी पैसा को काट दिया जाता था टैक्स के रूप में। जैसे बुनकर, लोहार, सोनार, राजा महीने में 1 दिन का काम इनको करना पड़ता था फ्री में। 30 दिन होते थे, उसमें 29 दिन का इनको पगार मिलती थी और 1 दिन फ्री इनको काम करना पड़ता था, वही टैक्स के रूप में। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पादन से कर देना पड़ता था। पशुपालक जो होते थे उनके जानवर से, जैसे दूध, घी, है ना, ये सब से जो है कमा के उनको देना पड़ता था कुछ टैक्स के रूप में। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने में इनको कर देना पड़ता था। आखेटकों को और संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं जो होती थी उन्हें देना पड़ता था, जैसे फल फूल, कंद या कीमती लकड़ी, ये सब जो है जड़ी बूटी, ये सब राजा को देना पड़ता था टैक्स के रूप में। अब आपका दिमाग पूरा ओपन हो रहा होगा, अब अच्छे से गहराई इतिहास से मोहब्बत हो रही होगी। आप कंटिन्यू मेरे साथ रहिए, यकीन मानिए इतिहास से मैं आपको प्यार ना करवा दूं तो मैं इतिहास पढ़ाना छोड़ दूंगा। बस एक बार साथ दीजिए मेरा, प्लीज। अब आखेटक और खाद्य संग्राहक राजा को क्या देते थे, जरा बताइएगा 50 शब्दों में, तो मैं जानूं। हालांकि मैं तो बता दिया, फिर भी एक बार कोशिश और कीजिए। कृषि में परिवर्तन, आइए थोड़ा सा देखते हैं कि कृषि में परिवर्तन क्या हो। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 परिवर्तन आए। हाल में फाल अब लोहे के बनने लग गए थे, जो हल होता था अब लोहे के बनना शुरू हो गए थे। कठोर जमीन की लकड़ी को अब फाल की तुलना में लोहे जो है आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज भी बढ़ गई और गहराई तक लोहा अंदर गया, जिससे क्या किया, मिट्टी को नीचे की मिट्टी को ऊपर, ऊपर की मिट्टी को नीचे तक
खंगाल डाला। इससे क्या हुआ, जमीन में ताकत उर्वरा शक्ति भी आ गई, जोता जा सके, फसलों की उपज भी बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे को रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय अब धान का पौधा तैयार करके उसे रोपना शुरू कर दिया। पहले क्या होता था, खेती कर देते थे और उस पर छिड़क देते थे बीज। अब इन्होंने क्या कर दिया कि अब धीरे धीरे रोपना शुरू कर दिया। आज भी आप लोग जो सुन रहे होंगे, धान के लिए क्या किया जाता, मोढ़ी जो होता है उसमें क्या किया जाता, लगा दिया जाता है छोटे से कियारी बना के, और वहां जब पौधा हो जाता तो वहां एक एक पौधे को उखाड़ के और अपने खेत में जाके रोपा जाता है। ये तो आप अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, पहले मर जाते थे पौधे, अब पहले की तुलना में अब अधिक पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। यह काम ज्यादातर दास दासी भूमिहीन खेतीहर मजदूर जो है कर्मकार जो होते थे वही लोग इसको करते थे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों का प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? जरा बताइएगा 50 शब्दों में, तो मैं जानूं, थोड़ा बताइएगा। या फिर चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं आप हमें इसका आंसर, तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। आइए सूक्ष्म निरीक्षण, आइए थोड़ा निरीक्षण करते हैं मगध का। मानचित्र 4 पृष्ठ संख्या 49। मगध ढूंढो, ढूंढिए मगध, यह आपकी जिम्मेदारी है। स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, नहीं तो बैक जाइए। अब थोड़ा सा आपसे भी मैं मेहनत करवाऊंगा। अगर सारा मेहनत मैं करवाऊंगा तो मुझे तो ज्ञान हो जाएगा, आप अधूरे रह जाइएगा और फिर भड़ास निकलेगी, सुई सर आपने एनसीईआरटी तो पढ़ा है लेकिन कुछ हमको समझ में नहीं आया। तो चलिए अब मेहनत मैं आपसे करवाता हूं। ढूंढो, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। बस 200 साल के भीतर 200। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। थोड़ा सा मैप देख लीजिए, गंगा और सोन की नदियां ये दोनों जो है मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन का उपजाऊ बनाने का महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। मगध का जो एक हिस्सा था पूरा जंगल से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था। इसी जंगल से हाथी को पकड़ा जाता था और इसको सेना के रूप में लगा दिया जाता था। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी इसी जंगल से। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क के खादान है, बहुत बड़े खादान है। मजबूत और औजार हथियार बनाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी थी जंगल। मगध में 2 महत्वपूर्ण शक्ति शासक उत्पन्न हुए थे, एक बिंबिसार और दूसरा जो है आजाद शत्रु, जिसको आजाद शत्रु भी कहा जाता है। ये दोनों सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक मगध में उत्पन्न हुए थे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए यह हर संभव संसाधन को अपनाते थे कि जो दूसरा क्षेत्र होता था जिसको जनपद कहता था, उनको सोचते थे कि किसी भी तरीके से इसको जीत लिया जाए। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी, जो कि आधुनिक में राजगीर के नाम से जाना जाता है, कई सालों तक मगध की राजधानी जो है वो बनी कौन रही, राजगिरी, या फिर कहें तो आधुनिक में राजगीर ही। बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आज के टाइम में पटना है, इसकी राजधानी बनाया गया। 2300 साल से पहले की बात है। आइए थोड़ा सा वहां तक लेके चलते हैं। 2300 साल पहले आज से बैक होते हैं और मजे से समझते हैं क्या हुआ होगा। 2300 साल से पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। आज से 2300 साल पीछे भागिए। सिकंदर आता है, मेसिडोनिया का है, अलेक्जेंडर सिकंदर विश्व विजय करना चाहता। पूरी तरीके से सफल ना होकर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ भाग को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पहुंच गया। मिस्र और पश्चिमी एशिया को कुछ जीतते हुए धीरे धीरे करते हुए ब्यास नदी के किनारे पहुंच जाता है। यह क्वेश्चन कई बार, 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे पहुंचा भारत में, तो व्यास नदी पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच किया, यानी मगध की ओर जाने के लिए चाहा, तो उसे सिपाहियों ने इनकार कर दिया। उनके सिपाही बोले, ना, मैं मगध की ओर किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। और मगध कौन से नदी के किनारे है, तो गंगा और सोन दोनों के किनारे था। मैं किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। सिपाही इनकार कर दिए। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासक के पास पैदल सेना, रथ, हाथियों का बहुत बड़ा झुंड है, इसलिए वो डर गए। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेख सेनाओं के बीच में तुम क्या अंतर दिखता है?
जो ऋग्वेद में उल्लेखित है। थोड़ा सा समझाइएगा, बड़ा आसान है। आइए वज्जी में चलते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नजदीक ही वज्जी राज था, जिसकी राजधानी कहां थी? वैशाली। वैशाली कहां है? बिहार। ये वही वैशाली है जहां पे आगे चल के महाजनपद के बाद अगर आगे चला जाए तो आगे चल के ही शुरुआत होती है जैन महावीर का जन्मस्थल, वैशाली में ही। यहां एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था था जिसे गण या फिर संघ कहते थे। आइए थोड़ा गण और संघ को समझ लेते हैं इस मैप में, और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो जो क्लिक करते जा रहा हूं ना, नहीं भी बोलूं तब भी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तब आपका एक ऐसा खतरनाक तरीके से नोट्स बनेगा ना कि प्रीलिम्स किसी की औकात नहीं है आपका रोक के दिखा दे। आप शुरू कर दीजिए, धीरे 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 आपका इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप भी सोच पड़ जाइएगा। इतने अच्छे तरीके से नोट्स तैयार हो गया। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था। कई सदस्य के समूह होते थे, उनके लिए गण का प्रयोग किया जाता था। संघ, संघ अर्थात संगठन या फिर सभाष होता था, उसी को कहा जाता था संघ। ये सब क्वेश्चन अगर पूछ दूं तो हालत खराब हो जाएगी। और एनसीईआरटी के 6 क्लास में है, हम एडवांस पढ़ने चल रहे हैं। हमारा बेसिक ही गोल, ऐसे कोई पढ़ाई करता है? और ऐसे पढ़ाई करने में क्या हम सिलेक्शन दिलवा देंगे? तनिक सोचिएगा बैठ के। और ये जो वीडियो है ना, इसको 1-2 बार से आपका कंप्लीट नहीं होगा। कम से कम 4, 5, 6, 7, 8, 10 बार इसको देखिए, और तब गहराई में आपको समझ में आएगा क्या है बीपीएससी या फिर पीसीएस या यूपीएससी, सब में काम करेगा। बाकी सोचना आपको ही है। आइए, गण या संघ कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक स्थान के शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों के साथ में संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरीके से करना है, जो मीटिंग जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। जो स्त्रियां होती थी, जो दास होते थे, जो किसान होते थे, पशुपालक होते थे, मछली पकड़ने वाले होते थे, ठीक है ना, ये सब जो होते थे कर्मकार, ये सब भाग इसमें नहीं लेते थे। इसमें उच्च कुल के लोग, उच्च पद पे बैठे हुए लोग जो होते थे, ये आपस में विचार विमर्श करते थे, मीटिंग करते। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बुद्ध साहित्य में संघ के जीवन की बहुत ही सजीवता से यस वर्णन मिलता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। आइए, वज्जी संघ का यह वर्णन जो है दिघ निकाय से लिया गया है। वज्जी संघ का दिघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कई व्याख्यान दिए हुए हैं। इनमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है इसमें, जिसका नाम क्या है? दिघ निकाय, जिसमें वज्जी संघ के बारे में वर्णन मिलता है। अजात शत्रु और वज्जी संघ। अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। जाओ बुद्ध के पास, बुद्ध से सलाह लेके आओ, महात्मा बुद्ध से पूछो कि वज्जी पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं? बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पे ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। वज्जी महिलाओं जो होगी उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे तथा उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने और जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। जो भी संत आएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, मतावलंबी मतलब किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैनिस्ट हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो पारसी हो, उन पे किसी भी तरीके का कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। जितने भी शक्तिशाली राजा थे, सबके दिमाग में बैठा हुआ था वज्जी यानी वैशाली को जीता जाए।
इसके बावजूद भी उनके राज्य अब लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद भी गुप्त शासकों और गण संघ विजय प्राप्त करके उनको राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम्हें जो है मैं अध्याय 10 में पढ़ाऊंगा। अपने एटलस में जाइए, एटलस खोलिए, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप एटलस खोलिए, जैसे से बोलूं वैसे से यूनान और एथेंस ये दोनों ढूंढो और मुझे बताओ। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोग ने एक शासन व्यवस्था स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र कहते हैं। 2500 साल पहले यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली, जिसमें 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों और पूर्ण नागरिक प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों का निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी और इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन में कई पद नियुक्तियां लॉटरियों के द्वारा की जाती थी। लॉटरी लगाया जाता था, उसके द्वारा शासन में जो है नियुक्तियां की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देना होती थी। औरतें को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारी और शिल्पकार में के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले कुछ विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस के खाद्यान्न, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। आइए अब ये पूरा का पूरा जो है समाप्त हुआ। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दे दीजिए। क्लियर है? अब थोड़ा सा देखते हैं ये वाला पार्ट को, आपको समझाते। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। नए शासक लगभग 3000 साल पहले, जनपद लगभग 3000 साल पहले, सिकंदर का आगमन, दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले हो रहा, गण और संघ दोनों का अंत लगभग 1500 साल पहले हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने आपसे शेयर किया। मुझे दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर तो करना कभी भी ना भूलिए। जितने ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं सारे ग्रुप में दीजिए। एक नेक काम मैं कर रहा हूं आपके लिए, उन गरीब स्टूडेंट के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। एक नेक काम आप उनके लिए कीजिए जिनके सपने हैं एसडीएम बनने का। थोड़ा सा आप भी मदद कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा ग्रुपों में। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।